हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं, बट आज हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम एंड उसमें कॉन्वॉय इफेक्ट देखेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करने के पहले हम समझते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। इट मीन्स जैसे बहुत सीपीयू कोई सी भी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर किसी सीपीयू में कोई सी भी प्रोसेस अलोकेट हुई है तो सीपीयू कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, इसी को हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। एंड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है उसे सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। नाउ टॉक अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। इज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। इट मीन्स कोई सा भी प्रोसेस सीपीयू में जो भी पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कोई सी भी प्रोसेस पहले आई तो सीपीयू उसको पहले सर्व करेगा। एंड पहले सर्व क्यों करेगा? बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इट इज़ ए नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम। एंड नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जिसमें अगर कोई सी भी प्रोसेस सीपीयू में एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए चली गई तो वह तब तक प्रोसेस होगी जब तक वो कम्प्लीटली टर्मिनेट ना हो जाए। मतलब कि पूरी प्रोसेस उस सीपीयू के अंदर ख़त्म ना हो जाए। एंड वी नो दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम भी नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम है। तो अगर कोई सी भी प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में चली गई तो वह तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, मतलब टर्मिनेट ना हो जाए वो प्रोसेस सक्सेसफुली। सो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइम टर्मिनोलॉजी एफसीएफएस से रिलेटेड। सो सबसे पहले आता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोई सी भी प्रोसेस किस टाइम में सीपीयू में एंटर होती है, मीन्स रेडी क्यू में प्रोसेस होने के लिए रेडी हो जाती है। एंड सेकेंड पे आता है अपना बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ऐसा टाइम है जैसे किसी भी प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, मीन्स उसका जो मेन टाइम है एग्जीक्यूट होने में वह कितना लग रहा है, उसे बर्स्ट टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम एक ऐसा टाइम होता है, मीन्स कोई सी भी प्रोसेस आपके सिस्टम में कितनी देर तक रहती है उस टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। एंड वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ऐसा टाइम होता है, मीन्स अगर कोई सी भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ चुकी है एंड उसको सीपीयू अलोकेट नहीं हुआ है, सो रेडी क्यू में आने के बाद सीपीयू अलोकेट होने का टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम को हम वेटिंग टाइम बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम के ही सिमिलर होता है। गाइस आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है, तो हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंक में आप 11 बजे पहुँचे और आपका मैनेजर से काम था 1 घंटे का। तो तो जैसे ही आप 11 बजे बैंक में पहुँचे, तो 11 बजे आप पहुँचे तो ये आपका क्या हो गया, अराइवल टाइम, 11 बजे पहुँचना। एंड आपका मैनेजर से काम कितनी कितनी देर का था, 1 घंटे का। तो आपका पूरा मेन काम कितने का था, 1 घंटे का, तो आपका मेन बस टाइम कितना हो गया, 1 घंटा। एंड आप मान लीजिए बैंक से 1 बजे बाहर निकले, तो आप बैंक में कितनी देर रुके, 11 से लेके 1 बजे तक। तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया, 2 घंटा। तो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 2 घंटे का। एंड वेटिंग टाइम, अगर आपका 1 घंटे का काम था और आप बैंक से 1 बजे बाहर निकले, तो 11 से 12 आपने ऑफकोर्स वेटिंग किया होगा, तो वेटिंग टाइम आपका कितना हो गया, 1 घंटा। सो गाइज आई होप इससे आपको ये सारे टाइम टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। सो अब हम देखते हैं एफ सी एफ एस एल्गोरिदम का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिससे एफ सी एफ एस एल्गोरिदम और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। एंड उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है 420 और उनका बस टाइम दिया हुआ है 523। सो जैसा कि हमने सीखा कि जो भी प्रोसेस एफ सी एफ एस एल्गोरिदम में सबसे पहले आएगी वह सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P3, उसका अराइवल टाइम है 0 और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3। उसके करस्पॉन्डिंग गाइस बर्स्ट टाइम भी देखते चलिएगा कि उसको एग्जीक्यूट होने में कम्प्लीटली कितना टाइम लगा है। उसके बाद आई है P2, कितने टाइम पे आ गई है 2 पे, उसका बर्स्ट टाइम कितना है 2। देन P1, उसका अराइवल टाइम है 4 और उसका बर्स्ट टाइम है 5। सो इन सो अब हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे ये एल्गोरिदम सोल्व होता है। सो सबसे पहले कौन सी एल्गोरिदम अपने पास आई थी, P3, और कुछ टाइम पे आई थी 0 पे। एंड उसका बस टाइम कितना था 3, तो हमने अपने इस चार्ट में लिख दिया है P3।
और उसका अराइवल टाइम एंड उसका बस टाइम तक। एंड जो ये चार्ट बना रहे हैं गाइस, इसे हम गेन चार्ट बोलते हैं। सो गाइस, जैसा हमने देखा कि P3 का बस टाइम कितना था 3, सो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 0 पे आई थी और 3 उसका बस टाइम था, तो 0 से 3, सो P3 का कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा गाइस 3। उसके बाद कौन आया था P2 का अराइवल टाइम कितना था 2 और P2 का बस टाइम कितना था 2, सो 0 से 3 पे P3 कंप्लीट हो गई, इसका बस टाइम कितना है 2, तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा 5, सो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 5। अब हम देखते हैं गाइस P2 के बाद कौन आया था P1 का अराइवल टाइम कितना था 4 और P1 का बस टाइम कितना था 5, सो 0 से 5 तक P2 P3 एंड P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है। सो P1 के लिए कितना बस टाइम था उसका P1 और वो सबसे लास्ट में आई थी, सो P1 को बस्ट होने में कितना टाइम लगा 5, तो 5 + 5 10, सो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा गाइस 10। सो गाइस, ये अपना कंप्लीट गेन चार्ट सॉल्यूशन है अपने क्वेश्चन का। सो अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास प्रोसेस थी P1 P2 P3, उनका अराइवल टाइम अपने को पता था 420, बस टाइम पता था 520 एंड अपन ने गेन चार्ट से अपना कंप्लीशन टाइप आर प्रोसेस का डिराइव कर लिया। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना था 3 पे टर्मिनेट हो रही थी, P2 का 5 पे टर्मिनेट हो रही थी, ऐसे ही P1 का 10 पे टर्मिनेट हो रही थी। टर्न अराउंड टाइम हम जानते हैं कि कोई सी भी प्रोसेस सिस्टम में कितनी देर तक रहती है उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। सो जैसे कि P3 प्रोसेस 0 पे आ गई और वो 3 पे कंप्लीट हो गई, तो वो सिस्टम में कितनी देर तक रही 3 - 0 3 तक। एंड P2 2 पे आई और 5 पे कंप्लीट हो गई, तो सिस्टम में कितनी देर तक रही 5 - 2 3। एंड P1 प्रोसेस 4 पे आई और 10 पे टर्मिनेट हुई, तो सिस्टम में कितनी देर तक रही 10 - 4 6 टाइम। एंड वेटिंग टाइम, वी नो दैट वेटिंग टाइम क्या होता है कि रेडी क्यू में आने के बाद कोई सी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होने में कितना वेट करना पड़ता है। सो सबसे पहले अपनी कौन सी प्रोसेस एलोकेट हुई P3 कब आई थी 0 पे और उसको सीपीयू कब एलोकेट हो गया 0 पे ही, तो उसको कितना वेट करना पड़ा कुछ भी नहीं, 0 का वेट आने। एंड P2 कब आया था 2 पे और इसको सीपीयू कब एलोकेट हुआ 3 पे, तो 3 - 2 P2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया 1। एंड P1 कब आया था 4 पे और उसको सीपीयू कब एलोकेट हुआ 5 पे, तो 5 - 4 P1 का वेटिंग टाइम कितना आ गया गाइस 1। एंड वी नो दैट रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम के सिमिलर होता है। एंड हेयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिएक्शन टाइम। हेयर इज द फॉर्मूला for that. Now we calculate average waiting time and average turnaround time. So average waiting time के लिए गाइस कुछ नहीं करना है, ये तीनों वेटिंग टाइम को ऐड करके जितनी भी प्रोसेस है नंबर ऑफ प्रोसेस उससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेटिंग टाइम अपना आ जाएगा। सो एवरेज वेटिंग टाइम अपना कितना है 1 + 1 + 2 एंड डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0.66 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6 + 3 + 3 9 + 3 + 12 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4। सो गाइस, यहाँ से अपन ने अपना एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल लिया है एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया है। सो गाइस, अब हम कॉन्वॉय इफेक्ट देखते हैं FCFS में। ये कॉन्वॉय इफेक्ट FCFS एल्गोरिदम में ही होता है। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल हम पहला देखते हैं, जैसे हमारे पास प्रोसेस है P1 P2 P3 एंड अराइवल टाइम है उनका 0 1 1 एंड बस टाइम है 50 1 2। और गाइस, अभी हमने पिछली स्लाइड से गेन चार्ट बनाना सीखा है, तो सबसे पहले कौन आया P1, तो P1 को गेन चार्ट में यहाँ लिखा, उसका बर्स्ट टाइम कितना था 50, तो P1 को यहाँ पर इंसर्ट किया और उसका अराइवल टाइम था 0 और बर्स्ट टाइम था 50। फिर देन कौन आया P2। देन गाइस, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि P2 और P3 का अराइवल टाइम सेम है, तो हम जानते हैं कि FCFS एल्गोरिदम में जो भी प्रोसेस पहले आएगी सीपीयू उसको पहले सर्व करेगा, तो यहाँ पर P2 पहले आया अपना, तो उसने P2 को पहले सर्व किया है। P2 आया, P2 का बस टाइम कितना था 1, तो P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा 50 से लेके 51 तक। देन आया P3 का बस टाइम कितना था 2, तो P3 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा 51 से लेके 53। सो गाइज, अब हम टेबल देखते हैं अपने क्वेश्चन की। गेन चार्ट हमने पिछली स्लाइड से ही डिराइव कर लिया। ये अपने पास प्रोसेस थी 3 P1 P2 P3, अराइवल टाइम था 0 1 1, बस टाइम था और कंप्लीशन टाइम हमने गेन चार्ट से ही लिख लिया है गाइस 50 51। यहाँ पर गाइस 53 आएगा,
यहाँ पर 53। एंड टर्न अराउंड टाइम कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, तो अराइवल टाइम 0 था, कंप्लीट 50 पे हो गया, तो 50 माइनस 0 50, 51 माइनस ऐसे ही 51 माइनस 1 50 एंड 52 माइनस 1 53 माइनस 1 इक्वल टू 52 गाइस। एंड वेटिंग टाइम 0 पे आया और उसको कोई सी भी प्रोसेस 0 पे आई और उसको 0 पे CPU एलोकेट हो गया तो 0 वेटिंग टाइम है। 1 पे आया 50 पे CPU एलोकेट हुआ तो 49 है। 1 पे आया तो 51 पे एलोकेट हुआ तो 50 का गाइस वेटिंग टाइम है इसका। और रिस्पॉन्स टाइम गाइस सिमिलर ही होता है आप वेटिंग टाइम के। एंड अब हम कैलकुलेट करते हैं गाइस एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0 प्लस 49 प्लस 50, नंबर ऑफ प्रोसेस अपने पास 3 थी तो इनको कैलकुलेट करके 99 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 30। एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना कि 50 प्लस 50 प्लस 52 152 डिवाइड बाई 3 50.66। एंड गाइस हम देखते हैं कि जैसे कोई सी भी प्रोसेस का इस एग्जांपल में एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 33 जो बहुत ज़्यादा है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 50.66 ये भी गाइस बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई सी भी प्रोसेस किसी सिस्टम में 50.66 किसी भी यूनिट में आप मान लीजिए इतनी देर तक रुकेगी और 33 मिनट तक वेट करेगी अगर हम यूनिट को मिनट कंसीडर करें तो। अब हम गाइस सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में 3 प्रोसेस है P1 P2 P3, अराइवल टाइम 1 0 0 50 1 2। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, P2 एंड P3 सेम टाइम पे आ गया है। गेन चार्ट हम सबसे पहले बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो P2 और P3 में P2 और P3 का अराइवल टाइम सेम है गाइस 0 0, लेकिन P2 पहले आया तो हम P2 को पहले सर्व करेंगे। सो P2 0 पे आया, बस टाइम था उसका 1। देन किसको सर्व करेंगे, P3 को। P3 आया, P3 का बस टाइम था 2 तो 1 प्लस 2 3। एंड देन P1 का बस टाइम कितना था 53 3 प्लस 50 53। अब गेन चार्ट है गाइस उसी का, ये टेबल है। अराइवल टाइम था 1 0 0, बस टाइम 50 1 2, कंप्लीशन टाइम P1 कब कंप्लीट हुआ ये देखिए गाइस 53 पे 53। एंड P2 कब कंप्लीट हुआ है, P2 कंप्लीट हुआ 0 से 1 तो 1 लिख दिया हमने, और P3 कब कंप्लीट हुआ 3 पे तो 3 लिख दिया। एंड टर्न अराउंड टाइम गाइस कितनी देर कोई सा भी चीज़ सिस्टम में रुकी हुई है। सो ये आप मैं अभी बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 53 माइनस 1 करेंगे 52 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 3 माइनस 0 3। ये फॉर्मूला है गाइस डायरेक्ट टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का। इन वेटिंग टाइम भी गाइस रेडी क्यू में आने के बाद CPU कितनी देर में प्रोसेस एलोकेट हुई है उसका भी फॉर्मूला है। एंड अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो गाइस इस प्रोसेस में एवरेज वेटिंग टाइम अपना आ रहा है 2 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 52 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 18.66, जो अपने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल है उससे काफ़ी कम है गाइस, बहुत। सो गाइज अब हम दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम कंपेयर करते हैं दोनों एग्जांपल का। पहले एग्जांपल में अपना एवरेज वेटिंग टाइम आया था 33 यूनिट्स एंड सेकंड एग्जांपल में आया था 1 यूनिट। सो गाइज कॉन्वॉय इफेक्ट बेसिकली यही है कि जैसे किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्मॉल प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ रहा है, इसी इफेक्ट को गाइस कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप डी मार्ट में गए एंड आपने वहाँ से सिर्फ एक टी शर्ट खरीदी एंड आपके आगे कोई अनदर पर्सन खड़ा है जिसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई है। एंड जब वो आप काउंटर पे पहुँचे तो बिलर ने उसका बिल जनरेट करने के लिए बहुत टाइम ले रहा है, और आपका बिल आपका बिल उसके बाद जनरेट होगा जबकि आपके पास बहुत कम सामान है। सो उसकी वजह से जो आपको इफेक्ट हो रहा है आप जानते हैं आपकी प्रोसेसिंग में बहुत कम टाइम लगेगा, इसी इफेक्ट को गाइस कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। सो अब हम FCFS एल्गोरिदम के एडवांटेज देखते हैं गाइस। ये बहुत इजी एंड सिंपल एल्गोरिदम है और ये फीफो क्वी के डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन भी गाइस बहुत सिंपल है। एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज गाइस यही कॉन्वॉय इफेक्ट की स्मॉल प्रोसेसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है, कभी कभी हाई एवरेज वेटिंग टाइम गाइस इसमें लिखा हुआ है। एंड हियर इज द इम्प्लीमेंटेशन है गाइस, कोड है उसका, आप देख सकते हैं एक बार FCFS का। थैंक यू सो मच गाइस।